सो वेलकम बाय गाइस बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले कि आपको पता है कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, करंट अफेयर्स लेके आए हैं आज के। जैसे कि आपको पता हमने करंट अफेयर्स स्टार्ट किए थे बट बीच में हमने बंद कर दिए किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। तो आज से हम फिर से करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर आपको एक करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। तो आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, करंट अफेयर्स आपको क्या होगा, एक दिन पहले के ही मिलेंगे। मतलब जैसे जो 7 के होंगे वो 6 को मिलेंगे, जो 7 के होंगे वो 8 को मिलेंगे, जो 8 के होंगे वो 9 को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट अफेयर्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। जो इंडो चाइना वार थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कब हुई वो? 20 अक्टूबर 1962। अब देखते हैं पूरा इशू क्या है, क्या प्रॉब्लम आई, क्या सारा कुछ आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। देखो क्या देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने क्या, देखो जब क्या होता है कि जब भी बजट सेशन होता है, बजट सेशन के बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक स्पीच देते हैं। किसमें? पार्लियामेंट में। जब पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं तो उनका वेलकम करने के लिए सारे एमपीज़ उनका वेलकम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे वेलकम करने के लिए। वेलकम करने के लिए मतलब कि अपने अपने थॉट्स रखेंगे। वैसे ही अपने थॉट रखते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा में क्या कहा, देखो क्या लिखा हुआ, मोदी गवर्नमेंट मिस्टेकन बॉट इंडिया चाइना टुगेदर, इंडिया इज एट रिस्क नाउ। कि मोदी की गवर्नमेंट की वजह से क्या हो रहा है, चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के पास आ रहे हैं और इंडिया कहाँ पे है, रिस्क पे है। वीकेंड फाउंडेशन ब्रॉट पाकिस्तान चाइना टुगेदर, मोदी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है बाय बॉट चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर। राहुल गांधी का कहना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ के चलते क्या हो रहा है कि फॉरेन पॉलिसीज़ के चलते हुए इंडिया का क्या हो रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज ऐसी हैं कि चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा होता जा रहा है। जैसे कि देखो, उसके बाद जयशंकर का क्या ट्वीट आया है, इन 1963 पाकिस्तानी इलीगल हैंडेड ओवर द शक्शकांग वैली टू चाइना, चाइना बिल्ड द काराकोम रेज थ्रू पीओके इन द 1970s। अब देखो पूरा इशू क्या क्या है, ये शक्शकांग वैली क्या है, इससे पहले रीज़न है वो देखते हैं। देखो जैसे कि आपको पता है कि 1945 में क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो दो वर्ल्ड पावर बन के आई थी। एक कौन थी, एक यूएसएसआर और दूसरी यूएसए। और दोनों की आइडियोलॉजीज़ भी अलग अलग थी। ये कौन सी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। और उसी को फॉलो करते हुए चाइना भी कंटिन्यू कर रहा था। चाइना के माओ माओ जियोंग भी कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को। जब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे तो मैं कह सकता हूँ यूएसआर और चाइना एक ही साइड से, और इंडिया भी इन्हीं को फॉलो करता है। इंडिया भी किसकी रणनीति को फॉलो करता है, यूएसएसआर की। मतलब जो 5 ईयर प्लान्स बनाए हमने, बनाना स्टार्ट किए, वो सब हमने कहाँ से लिए हैं, वो सोशलिस्ट अप्रोच ही है एक तरह से। तो जब सोशलिस्ट अप्रोच है तो क्या हुआ, उस टाइम क्या होगा, इंडिया और चाइना के रिलेशन ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे क्योंकि दोनों की एक ही सोशलिस्ट अप्रोच थी। बट देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इंडिया का मैप, उस टाइम यूएसए को, ये पाकिस्तान किसके साथ था, और 1947 तक आते आते क्या हुआ आपको जैसे कि पता है, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। उससे पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे। जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे तो क्या होगा, वहाँ तक आते आते अलग अलग हो गए। क्यों? क्योंकि और दो वर्ल्ड पावर्स बन चुकी थी, यूएसएसआर और यूएसए। यूएसएसआर सोशलिस्ट अप्रोच पे चलती थी और उसी अप्रोच पे कौन चलता था, चाइना। और उसी अप्रोच को किसने फॉलो किया, इंडिया ने फॉलो किया, मतलब कि हमने भी फॉलो किया। और यूएसए की अप्रोच क्या थी, कैपिटलिस्ट अप्रोच। उसी अप्रोच को किसने फॉलो किया, पाकिस्तान ने। हुआ क्या, अब ये जो ऊपर वाला रीजन दिखता है आपको, ये पीओ के तो 1950 में बन गया था। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे क्या, तिब्बत है, तिब्बत वाला इलाका है। जब तिब्बत वाला इलाका है तो क्या था, ये लोग विद्रोह करते थे, विद्रोह प्रोटेस्ट करते थे किसके अगेंस्ट, चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ। जब चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे तो क्या होगा कि यूएसए इनको क्या करता था, आर्म्स वगैरह प्रोवाइड कराता था थ्रू पाकिस्तान। यहाँ पर क्या लगता है, पाकिस्तान, जब पाकिस्तान इनको प्रोवाइड करवाएगा तो पाकिस्तान के रास्ते इन तक क्या हथियार वगैरह पहुंचाने का काम कौन करता था, यूएसए। क्यों? क्योंकि यूएसए कैपिटलिस्ट अप्रोच का था और चाइना सोशलिस्ट अप्रोच का था। तो इसी वजह से क्या, तिब्बत में इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए। जब कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए तो उस टाइम तो अच्छे रिलेशंस थे इंडिया और किसके बीच में, चाइना के बीच में। बट हमें पता है कि 1962 तक आते आते क्या इंडिया और चाइना में वॉर हो जाती है।
उसके रीज़न भी देखेंगे क्या रीज़न हैं। पहले देखो ये स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि तिब्बत में क्या हो रहे थे, लोगों पे अत्याचार होना स्टार्ट हो गया। जब लोगों पे अत्याचार होना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, पाकिस्तान के थ्रू यूएस से क्या करता था, वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहा था किनको, तिब्बतियन लोगों को। अब तिब्बत के जो दलाई लामा है जिन्होंने कहाँ पे शरण ली है, मकलोडगंज में, उसको जगह कहाँ किसने दे दी, इंडिया ने। अब उससे पहले क्या था, 1950s के आसपास अगर हम बात करें, तब आपको पता है एक कोटेशन चलती थी, इंडी चीनी हिंदू चीनी बाई बाई। बट ऐसा क्या हो गया 1962 तक कि इंडिया और चाइना में वॉर की कंडीशन आ गई। अब क्या होगा कि 1961 तक, क्या 1962 तक आते आते इंडिया चाइना पाकिस्तान वॉर हो इंडिया चाइना वॉर हो जाती। क्यों? क्योंकि जो तिब्बत के मेन गुरु होते हैं दलाई लामा, उनको इंडिया क्या करता है, शरण दे देता। कहाँ पे? इंडिया में। जैसे ही शरण देता है तो चाइना किसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। और इंडिया के साथ क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है 1962 में। जब इंडिया के साथ लड़ाई हो जाती है 1962 में, उसके बाद क्या लगता है, उसके बाद ही पाकिस्तान किसको ज्वाइन कर लेता है, चाइना को ज्वाइन कर लेता है। जैसे ही चाइना को ज्वाइन करता है, और चाइना को ज्वाइन करते ही कुछ पार्ट अपना किसको दे देता है, जो शशकान वैली, जो अक्साई चीन वाला एरिया है जिसको आप कहते हो, वो किसको गिफ्ट में दे देता है, चाइना को गिफ्ट में। तभी तो आप कहते हो कि पाकिस्तान ने एक थोड़ा सा गिफ्ट किसको दे दिया, चाइना को। वो इसीलिए गिफ्ट चाइना को दिया ताकि क्या हो, क्योंकि ऐसा उसका सोचना था कि इंडिया इतना पावरफुल नहीं है कि चाइना को हरा सके। जब इतना पावरफुल इंडिया नहीं है तो उसने क्या एज ए गिफ्ट, जो यहाँ पर क्या है, शशकांज वैली, शक्सगाम वैली, तो ये वाला एरिया जिसको आप कहते हो क्या अक्साई चीन ने किसको गिफ्ट दे दिया, चाइना को गिफ्ट में दे दिया। ठीक है, जैसे गिफ्ट में दिया 1965 में फिर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है। उस टाइम पाकिस्तान को लगता है कि हम इतने पावरफुल हो चुके हैं, हम इंडिया को हरा दें, चाइना हमारी हेल्प करेगा। बट चाइना क्या हेल्प नहीं करता है, तो पाकिस्तान फिर हार जाता है। फिर 1971 में ये कोशिश करता है कि ये जीत जाए, बट फिर हार जाता है। और वैसे ही चाइना क्या करता है, शशकान वैली का इशू जो जो जी किसने किया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि शशकाम वैली और टू चाइना 1963 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने क्या दे दिया था, शशकाम वैली वाला इंडिया का रीजन किसको दे दिया था, चाइना को दे दिया था एज ए गिफ्ट। और उसी 1970s में क्या हुआ था, लद्दाख, काराकोरम। देखो काराकोरम का क्या है, ये है कि ये यहाँ से काराकोरम रेंज जाती है। जब यहाँ से काराकोरम रेंज जाती है, यहाँ पे लद्दाख, जास्कर और काराकोरम के बीच हमने एक क्या हाईवे बनाया जिसको कहते हैं नेशनल हाईवे थ्रू पीओके। यहीं से पीओके होके जाता है। तो यही रीजन है, यही इन दो की बात कर रहे हैं, कौन, जयशंकर साहब। तो यही आपका क्या डिस्प्यूट है, जिस वजह से इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रीवियस जो बातें उनको हाईलाइटेड करते हुए कहा कि 1963 में आपने भी तो शशकाम वैली दिया, 1970 में भी ये प्रॉब्लम आई कि इन्होंने क्या हाईवेज बनाना स्टार्ट कर दी। बट बहुत बार हमने देखा कि चाइना इंडिया के साथ खड़ा हुआ भी दिखा हमें, क्योंकि जब कश्मीर इशू हुआ तब चाइना क्या इंडिया के साथ था। 1971 में जब वॉर होती है तब भी इंडिया के साथ रहता है चाइना। तो बहुत बार हमें चाइना के इंडिया के फेवर में खड़ा हुआ दिखता है। अब क्या होता है, यूएसए और पाकिस्तान में न्यूक्लियर कॉपरेशन होती है, किसमें, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। कब? 1970 से 80 के बीच में। न्यूक्लियर कॉपरेशन ही क्या था, अब इंडिया ने अपना पहला जो पहला अपना परमाणु बम था वो कब टेस्ट कर दिया था, 1974 में, जिसको आप क्या नाम देते हो, स्माइलिंग बुद्धा। और चाइना ने भी वही टेक्नोलॉजी किसको दे दी, पाकिस्तान को, कि वो क्या बना सके और उसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाए। और उसने अपना एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड किनशान 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट किसको दे दिया, पाकिस्तान को। उसके बाद जब इंडिया ने अपना टेस्ट किया न्यूक्लियर डिवाइस का 1998 में, पाकिस्तान ने भी इसी चीज़ को फॉलो करते हुए किसकी हेल्प से, चाइना की हेल्प से उसको टेस्ट किया। कहाँ पे? चाइना में। उसके बाद क्या हुआ, राजीव गांधी गवर्नमेंट आई, उसने इंडिया चाइना के रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश की। जब उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना चाहिए, रीअप्रोचमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद राजीव गांधी विजिट बिकम वाटरशेड मूवमेंट। मतलब राजीव गांधी कहाँ गए थे, चाइना, ताकि क्या हो, इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे हो सकें। अब जब इंडिया चाइना के रिलेशन देखो क्या है, एक तो ट्रेड तो हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं कि डिस्प्यूटेड पार्ट को हम अलग रखें, बट ट्रेड तो कंटिन्यू रहे, ऐसा ना हो कि ट्रेड भी इफेक्टेड हो।
अब बहुत बार हमने देखा कि चाइना इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, जैसे करगिल वॉर की बात करते हैं। करगिल कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ था? 1999 में। चाइना ने क्या पाकिस्तान को कहा था कि उसको अपनी फोर्सेस क्या हटा देनी चाहिए। उसके बाद जब पार्लियामेंट अटैक हुआ 2002 में, मुंबई अटैक हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसमें क्या किया हमने देखा कि चाइना हमेशा क्या कर रहा था, फेवर कर रहा था किसका? इंडिया का। इंडिया का फेवर कर रहा था। अगर अब हम इंडिया चाइना पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया चाइना और पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है कहाँ पे? सी पैक पे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर $16 बिलियन के अराउंड कहाँ पे किए? इन्वेस्ट किए सी पैक में, पीओके वाले रीजन में। यही था क्या पूरा इशू जो किस किस के बीच में चल रहा है? इंडिया चाइना और पाकिस्तान के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नासा क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कब तक रिटायर कर दिया जाए? 2031 तक। पहले हमने इसको कितने साल के लिए किया था? 2023 तक, बट अब हमने इसको कंटिन्यू करते हुए 2031 तक कर दिया। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज रिटायरिंग बाय लेट 2030। व्हाट आर द नासा प्लान? नासा तो क्रैश इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सेंड इट टू स्पेस में क्राफ्ट सिमेंट्री। देखो कहने का मतलब क्या है कि नासा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया कि एक घर जो कहाँ पे बनाया हुआ हमने, हमने क्या बनाया हुआ है? एक हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है कहाँ पे? स्पेस पे। जो एक घर है कि वो बनाया हुआ है और उसको हम क्या कर रहे हैं? रिटायर कर रहा है कौन? नासा, बाय 2031। और कहाँ पे फेंक देगा उसके बाद? पैसिफिक ओशन में। इसमें क्या है कि 5 तरह की एजेंसीज ने मिलके, और इंडिया क्या कर रहे हैं? ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? और ये प्लान किसका था कि हमें एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना चाहिए? यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन का। और कौन से ऑर्बिट में हमने फेंका हुआ है? ये लो अर्थ ऑर्बिट में, अराउंड 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में अर्थ से, अगर हम बात करें। उसके बाद इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए? नासा कहाँ की है? यूएसए की। रॉसकॉस्मोस कहाँ की है? रशिया की। जाक्सा कहाँ की है? जापान की। ईएसए कहाँ की है? यूएसए की, यूरोप की सॉरी। और सीएसए कहाँ की है? कनाडा की। अब क्या था कि रशियन वालों ने अलग बनाया और यूएसए वालों ने एक सेगमेंट अलग बनाया, और उसको हमने बीच में से क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिए। अब इसी के बारे में हमने देखा था कि क्या है कि जितेंद्र सिंह ने भी बात की थी कि हम भी अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, जो गगनयान, जिसको हम सक्सेसफुली टेस्टेड कर लेंगे बाय 2023। और कब तक भेज देंगे हम स्पेस में? बाय 2030 तक हम इसको कहाँ भेज देंगे? ये देखो, इंटरनेशनल फर्स्ट स्पेस स्टेशन बाय इंडिया फर्स्ट स्पेस स्टेशन बाय 2030 तक हम क्या कर देंगे? इंडिया अपना क्या कर देगा? लॉन्च कर देगा क्या? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देगा। और इसको बनाने में खर्चा कितना आया है? जो नासा वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, $100 बिलियन। तो यही इशू है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इन विच सिटी? तो कहाँ पे किया हुआ है? हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 216 फुट स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इन हैदराबाद। सारा देखेंगे कि क्यों इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कह रहे हैं, क्या इसमें बनाया, कितना पैसा लगा, क्या सारा प्रॉब्लम है, क्यों 216 फीट बनाई। देखो, एक तो ये वर्ल्ड की सबसे, इससे स्टैटिक है जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सीटिंग मूर्ति कौन सी है? रामाचार्य की। और अगर फर्स्ट पूछे तो किसकी है? गौतम बुद्ध की। कहाँ पर है? थाईलैंड में। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। क्यों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहते हैं? देखो, ये नरेंद्र मोदी वहाँ पे विजिट कर रहे हैं और इन्होंने इनॉग्रेट किया। ये देखो, हैड द ऑनर ऑफ इनॉग्रेटिंग द स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इन हैदराबाद। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ट्रिब्यूट द इंटरनल टीचिंग ऑफ श्री रामार्जुनाचार्य। दे हैव द ब्रदरहुड एंड सोशली एम्पावरमेंट। अब रामार्जुनाचार्य थे कौन? ये कहाँ पे बॉर्न कब हुए थे? 1017 में श्री पंडिबडर में। तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ये क्या थे? वैदिक फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर। इनको पहले किस नाम से जाना जाता था? लक्ष्मण के नाम से जाना जाता था। और इनका काम क्या था? इन्होंने क्या पूरी इंडिया में घूमे और इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की बात करते थे। ये किससे रिलेट करते थे? भक्ति मूवमेंट से रिलेट करते थे इन्हीं। अब क्या था कि जो शंकराचार्य नाम के पोइट थे, वो क्या करते थे? इंटेलेक्चुअल बातें करते थे, कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें करते, मतलब उनका मतलब बहुत गहरा होता था। जो मतलब
नॉर्मल लोगों की समझ में नहीं आता था। ये क्या था कि नॉर्मल लोगों से इंटरेक्ट, जो नॉर्मल लोगों को समझ आ जाए, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और इन्हीं को कंटिन्यू, इन्हीं की जो टीचिंग्स होती हैं उनको फॉलो कौन करते हैं? मीराबाई, रामदास, त्यागराजा, कबीर, अनामचार्य। अब इनका क्या होता है कि इन्होंने क्या किया था, इनको क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्यों कहते हैं? क्यों इनको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया हमने? क्योंकि ये क्या कहते थे, सारी सेक्शन, जैसे हमारे इंडिया में क्या था, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट सिस्टम चलता था इंडिया में, बट इन्होंने क्या किया कि टेम्पल्स वगैरह बनाए और वहाँ पे हर कास्ट के लोगों को अलाउड किया। ऐसा नहीं कि कुछ कास्ट के लोग अलाउड होंगे या कुछ कास्ट के लोग अलाउड नहीं होंगे, इन्होंने सबको अलाउड किया, और जिससे इनको नाम क्या दिया गया? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। और ये क्या कहते थे कि पूरी यूनिवर्स एक ही फैमिली की तरह काम करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? वासुदेव कुटुंबकम। वो भी इन्हीं की मेंटालिटी थी। अब ये क्या थे, अब ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में मूव किए ताकि हम क्या, ये क्या प्रोवाइड करवा सकें सारों को, सारे कोई भी कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर सकें और सारे लोगों को इक्वल ट्रीट कर सकें। और वहीं आचार्य ये 120 साल तक जिए थे। और अभी क्या हो रहा है, 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या इन पे क्या स्टैचू बनाना स्टार्ट हुआ है। तो इनके स्टैचू बनाने में अराउंड 1000 करोड़ का खर्चा हुआ है। इनका पूरा कैंपस कितने 200 एकड़ में फैला हुआ है, जबकि स्टैचू साइट कितने एकड़ की है? 40 एकड़ की है। इसके बाद इसमें 42 फीट लंबा म्यूजिकल फाउंटेन भी है। उसके बाद अब इनके स्टैचू को इतना लंबा क्यों बनाया, क्यों 1000 करोड़ रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किया? ताकि लोगों को पता लगे, देखो आज की प्रॉब्लम क्या आ रही है, कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इतना पैसा इन्वेस्ट करने का यही है कि लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि क्या, क्यों इनकी इतनी बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है, लोगों को पता लगे इनके बारे में, और कि ये कौन थे रामानुजाचार्य। और इसी मंदिर में क्या है, 120 किलो सोने से इनकी मूर्ति बनाई है, जहाँ पे क्या रेगुलर पूजा होगी। और देखो क्या चीज़ आपको एक दिख रही है, सबको आप प्लस करोगे 9 नंबर बन रहा है, 6 1 7 2 9 8 1 9। ये जो इन्होंने ये पकड़ा हुआ है त्रिवंडम, ये भी 135 फीट का बनाया, 5 3 8 1 9। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट, 6 2 8 1 9। रामानुजाचार्य स्टैचू 108 फीट का। पडापीठम मतलब ये बैठने की जगह है, इस तक कितने की है? 27 फीट की। कमल पंखुड़ियाँ मतलब कमल की जो पंखुड़ियाँ दिख रही हैं कितनी है? 54 5 + 4 9। पंखुड़ियों के नीचे एलिफेंट्स कितने हैं? 36 3 + 6 9। शंख और चक्र 8 + 1 9, 8 + 1 9। भद्रवेदी 54 फीट, 5 + 4 9। क्यों 9 को क्यों? क्योंकि 9 सिंबलाइज करता है कि ये लार्ज टाइम तक क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और ये हैदराबाद से कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 40 किलोमीटर की दूरी पे है। ये चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और इसमें क्या है कि 3D स्कैनिंग भी हुई है। और इसमें क्या है कि चाइना की कंपनी से ही हमने बाय किया, और चाइना ने हमें कितनी 20 साल की गारंटी भी दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन वही जो मैंने आपको बताई उसमें के बारे में बताया हुआ है। देखो अब क्या हुआ है कि 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो चोरी चोरा पे आपको क्वेश्चन इस बार पक्का पूछेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर हो वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। क्या बोल रहा है? रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर पे ट्रिब्यूट टू हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑन कंप्लीशन ऑफ द 100 डेज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट ऑन विच डे। तो कब मनाया हमने? 4 Feb 1922 को क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अराउंड स्टार्ट होती है क्या? 1920 के अराउंड। ये पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा होता है। जब पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा होता है तो 1922 में क्या होता है कि कुछ पुलिस वाले क्या करते हैं, ओपन फायर कर देते हैं किन पे? लोगों पे जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जब ओपन फायर कर देते हैं तो लोग क्या गुस्सा हो जाते हैं। जब लोग गुस्सा हो जाते हैं तो उस पुलिस स्टेशन को क्या आग लगा देते हैं। बट कहते हैं कि कुछ बुक्स लिखती हैं कि अगर गांधी जी उस के बाद कंटिन्यू करते इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, तो हम आज 1922 में ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बट क्या हुआ कि गांधी जी ने क्या कहा कि हम वायलेंस के रास्ते में नहीं चलेंगे। हम किसके रास्ते को मानेंगे? नॉन वायलेंस के। हमें शांतिपूर्वक तरीके से ही आज़ादी लेनी है, हमें ज़बरदस्ती आज़ादी नहीं लेनी है। जब ज़बरदस्ती आज़ादी नहीं लेनी है तो क्या करेंगे वो? उन्होंने यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया।
और वो क्या चाहते थे कि हम नॉन वायलेंस तरीके से ही अपनी आज़ादी को अचीव करें। ठीक है, यही क्या है, चोरी चोरा इंसिडेंट क्या हुआ था कि 6 पुलिस वालों ने ओपन फायर कर दिया था 7-8 लोगों पे, और उनकी वजह से क्या वो लोग मर गए थे। और ये चोरी चोरा कहाँ पर है, पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, गोरखपुर यूपी में। कब हुआ था, 5 फरवरी। और इसमें क्या था, 228 पीपल को अरेस्ट किया गया था, जिसमें से 172 लोगों को क्या फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इसीलिए याद किया क्योंकि चोरी चोरा के इस साल क्या 100 साल पूरे हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि इनमें सबसे पहले कौन सा हुआ, अमृतसर इंसिडेंट जिसको आप कहते हो जलियांवाला बाग, ये कब हुआ, 1919 में। चोरी चोरा 1922 में। चंपारण मेरे को पता है 1918 में। अब करो इसको रेंज, पहले क्या आएगा, सी, फिर ए, फिर बी। मेरे को नहीं पता मॉपला रिवॉल्ट का, सी ए बी होना चाहिए। सी ए बी इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। सी ए बी इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। सी ए बी, देखो एक सीक्वेंस सी होना चाहिए, या तो सी ए बी हो या तो बी ए सी हो, दोनों सीक्वेंस नहीं है तो सी ए बी, तो ऑटोमेटिकली कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, डी। देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। भले ही मेरे को मॉपला रिवॉल्ट के बारे में नहीं पता था, फिर भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। द Hyundai कंपनी सपोर्टेड पाकिस्तान ड्यू टू विच बायकॉट Hyundai स्टार्टिंग ट्रेंड विच कंट्री कंपनी Hyundai फ्रॉम। कहाँ से Hyundai बिलोंग करती है, साउथ कोरियन कंपनी है। अब Hyundai जहाँ भी देखो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ भी जाती है वहाँ का कंट्री का नाम लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे यूनिवर्स लिमिटेड कहाँ की कंपनी है, यूएसए की, वो क्या लिखती है, यूनिवर्सल इंडिया लिमिटेड। ऐसे Hyundai कहाँ की, साउथ कोरिया की इंडिया लिमिटेड, Hyundai पाकिस्तान लिमिटेड। अब क्या कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं, कश्मीर पाकिस्तान वाले क्या कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं कब, 5 फरवरी को, कि कश्मीरियों के साथ जो भी अन्याय वगैरह हुआ उसके साथ हम क्या कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कश्मीर लिखा हुआ और उसको क्या किया हुआ है, जंजीरें लगाए हुए बांधा, ऐसा लग रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या ट्वीट किया, लेट अस रिमेंबर द सैक्रिफाइस ऑफ आवर कश्मीरी ब्रदर एंड स्टैंड इन सपोर्ट एज दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कि मतलब ये उनके सपोर्ट को कंटिन्यू करते हैं। बाद में इन्होंने क्या किया, अब जब इन्होंने ट्वीट किया Hyundai पाकिस्तान है, तो इन पे क्या है कि अब देखो इनकी सेल, देखो इन बड़ी बड़ी कंपनीज को क्या प्रॉफिट से मतलब है, तो इनकी सेल अराउंड पाकिस्तान में 8,000 गाड़ियाँ हुई कब, 2021 से 22 में। बट वही इंडिया में 5.50 लाख के करीब इनकी सेल हुई है गाड़ी इसकी। और इन्होंने क्या Hyundai पाकिस्तान ने फिर बाद में इन्होंने क्या सॉरी भी बोला। देखो जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है वही डियर वर्ल्ड, ये कश्मीर की कोई लड़की है उसने ट्वीट किया, डियर वर्ल्ड वी कश्मीरीज आर हैप्पी विद अवर कंट्री इंडिया बट पाकिस्तान एंड सब पार्टिकल्स टू आर नॉट हैप्पी विद अवर हैप्पीनेस। अब उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कहाँ, Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड से। Hyundai मोटर हैव बीन कमिटेड टू द इंडियन मार्केट की 25 साल से हम काम कर रहे हैं इंडिया के साथ, और हम इंडिया के रिस्पेक्ट करते हैं नेशनलिज्म को। और जो ये सोशल मीडिया ट्रेंडिंग कर रहे हैं कि हम इनको ये सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्या कह रहा है कि इंडिया इज़ द सेकंड होम टू द Hyundai ब्रांड, दूसरा घर है किसके लिए, Hyundai ब्रांड के लिए। वी हैव जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स इनसेंसिटिव कम्युनिकेशन एंड वी स्ट्रांगली कंडेम्ड एनी सच। मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं किस पे, कि जो इन्होंने ट्वीट किया था। अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिसेंटली लता मंगेशकर हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 आफ्टर सफरिंग फ्रॉम मल्टी ऑर्गन फेलियर इन विच ईयर ही वॉज गिवन भारत रत्न। कब मिला था इनको भारत रत्न, तो 2001 में मिला था। तो इनकी डेथ हो गई आपको जैसे कि पता है, और बाकी सब इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। 2001 में इनको क्या भारत रत्न मिला, 2009 में इनको क्या ANR नेशनल अवार्ड मिला, 1909 2004 में फिल्म फेयर, फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1993 में, 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 में। तो ये सारे इंफॉर्मेशन इनके बारे में दी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच टीम डिफीटेड इंडिया बाय 4 विकेट्स टू विन ए रिकॉर्ड 5th टाइटल। तो किसने हराया है, इंडिया ने। इंडिया 4 विकेटों से जीत गई है। अब जैसे कि अब देखो इस, और इंडिया के कैप्टन को थे यशदुल, बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू विन द टाइटल। और इंडिया इससे पहले कितनी बार जीता, 2002 में, 2000 में, 2008 में, 2012 में और 2018 में। और उस टाइम कौन कौन कैप्टन थे, मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद और पृथ्वी शॉ। और इंडिया ने कितना बनाया 44.5 ओवर्स में, इंग्लैंड ने 189 और इंडिया ने कितना बना दिया 190 विद मतलब 2.2 ओवर्स अभी रहते थे किसके, इंडिया के खेलने के लिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु हैज़ बीन रीनेम्ड एज द फर्स्ट एमडी ऑफ द इंडिको रिसेंटली। तो किसको बनाया हमने? राहुल भाटिया को। और ये इंडिको कहाँ की कंपनी है? इंडिया की कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? गुरुग्राम में। और इसके फाउंडर्स कौन है? राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। अब क्या है कि विच स्टेट टैबुला हैज़ बीन अडेड जज एज द बेस्ट टैबुला अमंग द 12 स्टेट यूटी पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। क्या कह रहा है कि कौन सी स्टेट को बेस्ट अवार्ड मिला कि बेस्ट जंग की कौन सी स्टेट की थी? तो किसको मिला? उत्तर प्रदेश को मिला। उत्तर प्रदेश ने जो पार्टिसिपेट किया था रिपब्लिक डे परेड में, क्या थीम थी उसकी? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम के बारे में बताया था। उसका सेकंड प्लेस किसको मिली है? कर्नाटका को। इनका जो टैबलो थे, जो जंग की थी, किस पे बेस्ड थी? क्रेडले ऑफ ट्रेडिशनल हार्ड हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में थी। और मेघालय अपना क्या 50 साल पूरे मना रहा है स्टेटहुड के। और इनकी ट्रिब्यूट किसको थी? वुमेन लेड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिनेंट्स अमंग द 3 सर्विसेज किसको मिली? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से किसको मिली है? नेवी को मिली है। वैसे बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिनेंट्स में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे CISF होगी, BSF होगी, तो उसमें से किसको मिली है? CISF को मिली हुई है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का था, उसकी थीम क्या थी? उड़ी देश का आम नागरिक। और वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्या था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये सारे क्या दिए हुए हैं? लिस्ट ऑफ विनर्स दी हुई है। उसके बाद हमने किसको अपॉइंट किया? टू होल्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो किसको किया हुआ है? सोनाली सिंह को। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु हैव बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द UGC। तो M जगदीश कुमार को हमने क्या किया है? अपॉइंट किया है न्यू चेयरमैन। कहाँ का? UGC का। और ये UGC के हैं, तो इसको ये अभी कहाँ कंटिन्यू कर रहे थे? ये डायरेक्टर थे कहाँ के? GNU के वाइस चांसलर भी थे। तो जिनको हमने अब क्या बनाया है? UGC का न्यू चेयरमैन भी बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच फिल्म हैज़ रिसेंटली वॉन द NHRC शॉर्ट फिल्म अवार्ड कंपटीशन। तो किसने जीता है? स्ट्रीट स्टूडेंट ने। स्ट्रीट स्टूडेंट विन ₹2 लाख प्राइज एट NHRC शॉर्ट फिल्म अवार्ड कंपटीशन। ठीक है, ये सब बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वागिट सबमेरिन विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच क्लास। तो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? स्कॉर्पियन क्लास से बिलोंग करती है। 5th स्कॉर्पियन क्लास। मेड इन इंडिया सबमेरिन सेल्स आउट फॉर फर्स्ट सी ट्रायल। और अदर सबमरीन्स कौन कौन सी है इंडिया के पास? कलवरी, खंदेरी, कारांज, वेला, वजीर और बख्शीर। और इस टाइम चीफ कौन है नेवल स्टाफ के? एडमायरल H हरि कुमार। और इंडियन नेवी कब बनी थी? 26 जनवरी 1950 को। तो लास्ट क्वेश्चन आज का। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ टू रिजाइन ड्यू टू एलिगेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट हिम। कहाँ के? तो पेरू के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिए। कब? जब उनके डोमेस्टिक वायलेंस के जब उन पे केसेस लगना स्टार्ट हुए। अब पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। करेंसी क्या है? सोल। और कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आती है। यहाँ आज का करंट अफेयर्स हमारे यहीं तक था। कल देखेंगे हम नया करंट अफेयर्स। बाकी लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर दिया करो अपने दोस्तों वगैरह से। और बाकी क्या क्या मोटिवेशन वगैरह मिलती रहे। सो थैंक